Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the strategic evolution of India's regional rural banks. अच्छा, एक ऐसे बैंक के बारे में सोचिए जो मुंबई या दिल्ली के लिए नहीं बल्कि भारत के गांव के दिल के लिए बनाया गया हो। कई दशकों से ये जो यूनिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लाखों लोगों के लिए एक फाइनेंशियल लाइफलाइन रही हैं। लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया में ये खुद को कैसे बदल रही हैं? तो आज हम भारत के रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज के स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन को समझने वाले हैं, उनके बेसिक पर्पस से लेकर उनके हाई टेक फ्यूचर तक। तो इस पूरे सफर को हम 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में देखेंगे। सबसे पहले हम उनकी ओरिजिन स्टोरी से शुरू करेंगे कि आखिर इनकी जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर हम उनके यूनिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, द ग्रेट कंसोलिडेशन, उसको जानेंगे। फिर देखेंगे कि आज उनके सामने कौन से नए रिस्क खड़े हैं, और आखिर में हम ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और कैपिटल यानी कि पूंजी उनके फ्यूचर को कैसे शेप कर रही है। तो आरआरबीज के रोल को अगर सही मायनों में समझना है तो हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। आखिर सवाल यह है कि सिर्फ रूरल इंडिया के लिए एक कंप्लीटली न्यू टाइप ऑफ बैंक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए उनकी ओरिजिन स्टोरी को जानते हैं। देखिए, आरआरबीज का जो मेन मिशन था वो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। मिशन था लोन और क्रेडिट को सीधे रूरल इकोनॉमी की जड़ों तक पहुंचाना। मतलब उन लोगों को क्रेडिट देना जिन्हें बड़े कमर्शियल बैंक्स अक्सर ओवरलुक कर देते थे, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स और गांव के स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। और हां, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी जो इन्फ्लुएंशियल नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन से निकली थी। उन्होंने रूरल इंडिया में एक बहुत बड़े क्रेडिट गैप को आइडेंटिफाई किया था और आरआरबीज उस प्रॉब्लम का प्रपोज्ड सॉल्यूशन थे। तो ये बैंक्स बने तो एक खास पर्पस से थे, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया गया, चलिए अब इनकी यूनिक ओनरशिप और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब यहां जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग है वो है इनकी ओनरशिप का स्प्लिट। देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक बड़े कमर्शियल स्पॉन्सर बैंक के बीच एक पार्टनरशिप है। ये जो स्पॉन्सर बैंक है वो एक तरह से बड़े भाई का रोल प्ले करता है जो इन्हें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। इसी यूनिक ओनरशिप की वजह से इन्हें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का ऑफिशियल स्टेटस मिलता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये इंडिया के टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की स्ट्रिक्ट सुपरविजन में है। आरबीआई इनके लिए रूल सेट करता है, जबकि नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इनके डे टू डे ऑपरेशंस को सुपरवाइज करता है ताकि ये अपने मिशन पर फोकस्ड रहें। अच्छा, इनके कोर मिशन को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या पीएसएल। अब ये पीएसएल क्या है? ये आरबीआई का एक मैंडेट है जिसके तहत बैंक्स को अपने लोन्स का एक स्पेसिफिक पोर्शन उन सेक्टर्स को देना होता है जो देश के डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल माने जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एजुकेशन। और ये नंबर देखिए, ये उनके डेडिकेशन को पूरी तरह दिखाता है। इनके टोटल लेंडिंग का एक वॉपिंग 75% हिस्सा इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को जाना कंपलसरी है। अब इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ज्यादातर दूसरे कमर्शियल बैंक्स के लिए ये टारगेट सिर्फ 40% के आसपास होता है। तो इससे पता चलता है कि आरआरबीज का मिशन कितना स्पेशलाइज्ड है। समय के साथ ये रियलाइज किया गया कि आरआरबीज को और ज्यादा एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, और यही बात हमें इनके सफर के एक बहुत बड़े माइलस्टोन यानी कंसोलिडेशन फेज की तरफ ले जाती है। यह टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक आइडिया पहले लॉ बना और फिर डॉक्टर व्यास कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद एक बड़े स्ट्रक्चरल चेंज से गुजरा। एसेंशियली कई छोटे छोटे आरआरबीज को मर्ज करके कम लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक्स बनाए गए। इस ग्रेट मर्जर के पीछे का लॉजिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एक ही स्टेट में कई छोटे छोटे स्कैटर्ड बैंक्स का होना इनएफिशिएंट था। तो गोल था वन स्टेट वन आरआरबी विजन के तहत बड़े और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंटिटीज बनाना। मतलब ऐसी एंटिटीज तैयार करना जो हाईली वाइबल हो, यानी जो अपने दम पर प्रॉफिटेबल हो और सस्टेनेबल बनी रहें। लेकिन जहां एक तरफ कंसोलिडेशन का पर्पस आरआरबीज को स्ट्रॉन्ग बनाना था, वहीं इसने उनकी बैलेंस शीट में मौजूद लोन्स को मैनेज करने के एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग चैलेंजेस को भी हाईलाइट किया। हम इन्हें बैड लोन्स कहते हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट ने एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी की तरफ पॉइंट आउट किया है, एजुकेशन लोन्स। इनमें डिफॉल्ट रेट सरप्राइजिंगली 13.8% है। मतलब दिए गए हर 100 रुपए में से करीब 14 रुपए वापस नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट या जीएनपीए है। तो सवाल ये उठता है कि आरआरबीज एजुकेशन के लिए लेंडिंग जारी कैसे रखें और साथ ही खुद को सिक्योर भी कैसे करें। तो कमेटी ने एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम की तरफ इशारा किया, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स, जिसे शॉर्ट में CGFSEL कहते हैं।
अब ये स्कीम एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। एक स्टूडेंट बिना किसी कोलैटरल के 7.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। लेकिन असली गेम चेंजर है स्टेप 3। सेंट्रल गवर्नमेंट इस लोन की गारंटी लेती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्टूडेंट डिफॉल्ट करता है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। जाहिर है, बैंक के लिए एजुकेशन लोन देने का रिस्क इससे काफी कम हो जाता है। चलिए अब हम अपने डिस्कशन के फाइनल पार्ट पर आते हैं, वो रेकमेंडेशंस जो आरआरबीज को मॉडर्न इकोनॉमी के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर करेंगे। पहला बड़ा स्टेप है टेक्नोलॉजी की तरफ। ओल्ड मैनुअल मेथड्स पर डिपेंड करने के बजाय अब एआई ड्रिवन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स या ईडब्ल्यूएस यूज करने की रिकमेंडेशन दी गई है। इसे आप लोन के लिए एक हेल्थ मॉनिटर की तरह समझिए। एआई सटल पैटर्न्स को डिटेक्ट कर सकता है, जैसे किसी बोरोवर का छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स मिस करना, और लोन को डिफॉल्ट होने से बहुत पहले ही एट रिस्क फ्लैग कर देता है। इससे बैंक को करेक्टिव एक्शन लेने का टाइम मिल जाता है। दूसरी मेजर रिकमेंडेशन है कि जो आरआरबीज हाईली प्रॉफिटेबल हैं, उन्हें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी आईपीओस के जरिए पब्लिक से कैपिटल रेज करना चाहिए। सीधे शब्दों में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहिए। तो यहां से की टेक अवे क्या है? देखिए, पब्लिक जाने का मतलब सिर्फ ग्रोथ के लिए कैपिटल रेज करना नहीं है। ये एक हायर लेवल ऑफ डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी भी एनफोर्स करता है। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो हजारों शेयर होल्डर्स के प्रति अकाउंटेबल होती है। इसका मतलब है कि उसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये हमें एक इंटरेस्टिंग फाइनल क्वेश्चन पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये इंपॉर्टेंट रूरल बैंक्स फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या स्मार्ट टेक्नोलॉजी और पब्लिक कैपिटल का ये कॉम्बिनेशन ही वो की होगी जो न सिर्फ इन बैंक्स को बल्कि इंडिया की पूरी रूरल इकोनॉमी की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करेगी? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.